जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लोफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। उसके बाद क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। और जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। प्रिया गुड इवनिंग बहन। और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नोजर फैक्ट रखती है। यस अंजू, थैंक यू। ओके सर। और आपकी 6 PM क्लास होती है ऐप पर। यूट्यूब पर अभी क्लासेस नहीं चल रही है, तो ऐप पर ये क्लास होती है आपकी। साजिया प्रवीण गुड इवनिंग बहन। और आप फिलोफॉर्म पर अगर बैच परचेज करते हैं टाइम कूपन कोड यूज करते हैं VIK10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा फिलोफॉर्म के हर बैच पर। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आने वाला जो एग्जाम जून के अंदर होगा उसमें अपना GRF हासिल करने के लिए। चलो, हम ताम्रपाषाणी संस्कृतियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ताम्रपाषाणी संस्कृतियां। इसके अंदर हमने सवालदाह संस्कृति, कायथा संस्कृति और नाना प्रकार की संस्कृति के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो जोरवे संस्कृति से होगा। सिप्रा गुड इवनिंग बहन। तो किससे शुरू करेंगे आज हम? जोरवे संस्कृति से शुरू करेंगे। एक बार कमेंट कर दीजिए सभी आ चुके हैं, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, संडे को क्लास नहीं होता है सिप्रा आपका। ठीक है, संडे को क्लासेस अभी नहीं कर रहे हैं और जल्द ही आपकी संडे को भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जोरवे संस्कृति किसके बारे में? एक मिनट भाई, इस पर ये फ्लैश आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, इसको ठीक कर देते हैं। जोरवे संस्कृति आपकी कब से कब तक रही? यह रही आपकी 1900 से लेकर 700 BC तक। हमने देखा कि ताम्र पाषाणी की जितनी भी संस्कृतियां थी, ताम्र पाषाणिक जितनी भी संस्कृतियां थी वो लगभग 1200 के आसपास समाप्त हो गए थे। 1200 BC के आसपास समाप्त हो गई थी। लेकिन जोरवे संस्कृति एक लौती ऐसी संस्कृति है, जोरवे कल्चर एक लौता ऐसा कल्चर है जो 900 टू 700 BC रहा। यानी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में सबसे अधिक समय तक कौन सी रही थी? जोरवे संस्कृति रही थी। कॉपर पैलियोलिथिक कल्चर लास्टेड
फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ओके, इसके पार्ट कौन कौन से हैं? इसके पार्ट, स्थल कौन कौन से हैं इसके? एक तो अहमदनगर में है, अहमदनगर। अहमदनगर में आपका पड़ता है जोरवे, जोरवे और नेवासा, नेवासा। उसके बाद पुणे, पुणे के अंदर चंदौली, इनाम गांव, सोनगांव। नंदुरबार, नंदुरबार, यहां पर जो स्थल है प्रकाश, नासिक। प्लेसेस समझ में आ गई। जोरवे संस्कृति के साथ साथ यहां पर दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी हमें दिखाई देते हैं। क्या है? जोरवे संस्कृति के साथ साथ, जोरवे संस्कृति के साथ साथ दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान थे। जोरवे संस्कृति क्या थी? ग्रामीण थी। जोरवे संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी, यानी ताम्रपाषाण की संस्कृतियां कैसी थी? ग्रामीण थी। लेकिन यहाँ के दो स्थल, जोरवे संस्कृति के दो स्थल ऐसे हैं जो नगरीकरण की तरफ उतर चुके थे। नगरीकरण जिनमें नजर आता है। दो स्थल कौन कौन से? एक तो दैमाबाद, दूसरा इनाम गांव। समझ में आया? जोरवे कल्चर, जोरवे कल्चर कब से कब तक था? 900 बीसी टू 700, 1900 बीसी टू 700 बीसी। और जो मोस्टली जितनी भी चले कल्चर्स थे वो 1200 बीसी के पास एंड हो चुके थे। बट जोरवे कल्चर जो था वो 700 बीसी तक रहा, यानी सबसे लास्ट टाइम तक जो रहा था वो जोरवे कल्चर था। इसके बाद इसके जो प्लेसेस है वो अहमदनगर है, और अहमदनगर के अंदर रहता है जोरवे और नेवेसा। वैसे पुणे के अंदर चंदौली है, इनाम गांव है और सोनगांव है। नंदुरबार के अंदर प्रकाश और नासिक पड़ता है। जोरवे संस्कृति के साथ, यानी कहां पर? जोरवे के अंदर जोरवे संस्कृति के साथ साथ यहाँ पर दक्षिण के नवपश्चिम संस्कृति हमें आपस में तत्व विद्यमान नजर आते हैं। दैमाबाद, ये जोरवे जो कल्चर था वो एक विलेज था, यानी ग्रामीण कल्चर वहां पर था, विलेजेशन वहां पर था। बट वहां पर दो प्लेस ऐसे थे जो अपनी विलेज वाली स्थिति को छोड़कर सिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। दैमाबाद और इनाम गांव, दैमाबाद और इनाम गांव। इतनी चीजें समझ में आई? कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कमेंट कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, और ना ही मुझे आभास होगा कि आपको समझ में आ चुका है। तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट से मुझे यह तो है, अनुमानित हो जाता है कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है अंजू, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका स्वालधा संस्कृति। क्या है स्वालधा संस्कृति? स्वालधा संस्कृति ये है कहां पर? ये महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रथम चरण था यहाँ पर। क्या था? स्वालधा के अंदर, स्वालधा संस्कृति के अंदर, स्वालधा के अंदर क्या था? ताम्र पाषाणिक संस्कृति का फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका था।
ठीक है, ये महाराष्ट्र के धुले जिले में ताप्ती बेसिन में स्थित है। इसकी खोज S.A. सल्ली के द्वारा, S.A. या फिर सल्ली ऐसे भी लिखा मिल सकता है, S.A. सल्ली के द्वारा की गई थी। स्वालदा कल्चर, द फर्स्ट फेज ऑफ द चैकोलिथिक कल्चर, इट इज लोकेटेड, यहाँ पर क्या था, फर्स्ट फेज यहाँ पर हमें चैकोलिथिक कल्चर का नजर आता है। और ये लोकेट कहां पर है, ताप्ती बेसिन के अंदर है, धुले डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर, महाराष्ट्र में, धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। सो कौन सा संस्कृति, स्वालदा संस्कृति। स्वालदा संस्कृति कहां पर है, धुले जिला महाराष्ट्र के अंदर है, धुला जिला महाराष्ट्र के अंदर है। कौन से बेसिन में पड़ती है, ताप्ती बेसिन में पड़ती है। हमें यहाँ से क्या नजर आता है, चैकोलिथिक एज का यानी ताम्रपाषाण काल का प्रथम चरण नजर आता है। क्या नजर आता है, प्रथम चरण नजर आता है। बोलते रहिए, बोलते रहने से आपको याद हो जाएगा साथ में, ठीक है। फिर आ जाता है आपका जोरवे। जोरवे संस्कृति के अंदर जोरवे जो प्लेस है, अब हम उसको पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, जोरवे जो प्लेस है उसको आज हम रीड करेंगे। अब जोरवे, जोरवे 1950-51 में क्या था, एच.डी. सांकलिया ने, एच.डी. सांकलिया ने, साथ में कौन थे, शांताराम भालचंद्र, शांताराम भालचंद्र, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज कर दी। जोरवे संस्कृति का प्रथम उत्खनित, क्या है ये, प्रथम उत्खनित शहर, यानी जोरवे संस्कृति के अंदर पहला खोजा गया, पहला उत्खनित स्तर, उत्खनित, प्रथम उत्खनित स्थल, उत्खनित प्लस प्रतिनिधि स्थल, प्रतिनिधि, क्योंकि इसी नाम से संस्कृति को जाना जाता है। किस नाम से, जोरवे नाम से ही संस्कृति को जाना जाता है। प्रतिनिधि स्थल भी यही हुआ, ठीक है। प्रथम खोजा गया था यही स्थल है जोरवे संस्कृति का। यहाँ पर क्या दिखाई देती है हमें, जोरवे संस्कृति के अंदर यहाँ पर सामाजिक असमानता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, सामाजिक असमानता, नजर आती है। अब सामाजिक असमानता में दो चीजों में नजर आएगी आपको। सामाजिक असमानता अगर नजर करनी है तो दो चीजें वहां पर होती है, एक तो जो घर थे उनमें, और समाधान और बस्तियां, ठीक है। समाधान यानी समाधान और बस्तियों में आपको नजर आएगा, समाधान, बस्तियां और समाधान, समाधान, ठीक है। घर जो थे, घरों में परिवर्तन था, घरों में क्या था, परिवर्तन था। जो सामान्य लोगों के घरों में परिवर्तन, क्या था, परिवर्तन था। जो सामान्य लोगों के घर थे ना, वो थे वृत्ताकार, और मुखिया का घर जो था वो आयताकार था। मुखिया का घर कैसा था, आयताकार। और जो सामान्य जनता का घर था, सामान्य लोग जो यहाँ पर रह रहे थे उनका जो घर था वो वृत्ताकार था। गुड इवनिंग प्रमदीप बहन, वृत्ताकार था। कैसा था घर था, वृत्ताकार था। वृत्ताकार झोपड़ियां यहाँ पर थी, क्या थी, झोपड़ियां, झोपड़ियां यहाँ पर थी। समझ में आ गया। जोरवे संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल जोरवे है। सामाजिक असमानता का आभास यहाँ से दिखाई देता है। हाथ से बने लाल रंग के लेप युक्त बर्तन हमें यहाँ से मिलते हैं। और कौन से, निदानिक मृत भांड हमें मिलते हैं, निदानिक मृत भांड के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं, निदानिक मृत भांड के साक्ष्य में मिलते हैं। लाल पत्थर, लाल तल पर काले डिजाइन वाले, कैसे थे, लाल तल पर, लाल तल पर काले डिजाइन वाले। लवी ठाकुर, अभी सेकंड स्लाइड है हमारी, ठीक है, ज्यादा स्लाइड नहीं हुई है, सेकंड स्लाइड है, जुड़ जाइए, ठीक है। क्या यहां से निदानिक मृत भांड प्राप्त हुए, निदानिक मृत भांड थे कैसे, लाल तल पर काले डिजाइन थे, यानी लाल पत्थर जो था, लाल बर्तन जो बनाए गए थे, पहले लाल बर्तन बनाए गए,
उसके ऊपर काला डिजाइन किया गया, लाल और काले बर्तन डिजाइन वाले पत्थर थे, नैदानिक मृदभांड थे। ठीक है। हाथ से बने लाल रंग के लेप युक्त बर्तन मिलते हैं, हाथ से बने लेप युक्त लाल बर्तन यहाँ से मिलते हैं। केवल जोरवे से ही सोने के आभूषण में मिलते हैं। क्या मतलब? केवल जोरवे से ही सोने के आभूषण में देखने को मिलता है। कब्र में कुछ वस्तुएं एवं बर्तन भी रखे रहते थे, यानी जो समाधान थे मृतकों के, उनके अंदर अस्थियां, जो समाधान मृतकों की जो अस्थियां थी, कलश में डालकर, यहाँ पर क्या था? समाधान था। समाधान कैसे थे? मृत के जो मृतकों मृतकों की अस्थि कलश में डालकर रखी जाती थी। एक बार यहां तक कमेंट कीजिए, उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ेंगे। इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको इरेज करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? जोरवे की। जोरे की जो उत्खनन है, जो एग्जीबिशन हुआ था 1951 के अंदर, एच डी सांकलिया और शांताराम बालचंद्र ने किया था यहाँ खोज का कार्य। ठीक है, एग्जीबिशन और खोज। पहला उत्खनित यानी पहला एग्जीबिशन प्लेस है किसका? जोरवे संस्कृति का। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि, यानी इसको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटेड प्लेस है उसका, जोरवे संस्कृति का। यहां से हमें सामाजिक असमानता यानी जो सोशल डिफरेंस यहां से नजर आता है। कैसे? जो फेडरल सिस्टम था उसमें, और जो आवास थे, जो रहन सहन था लोगों का, जो घर थे, जो हाउस के डिजाइन थे, उसमें भी नजर आता है। जो यहाँ का हेड था, जो मुखिया था, उसका जो होम डिजाइन था वो आयताकार था, यानी स्क्वायर के अंदर था। और जो सामान्य लोग, जो मैं यहाँ पर मैंगो पीपल जो रह रहे थे, आम आदमी, ठीक है, तो उनके जो वृत्ताकार झोपड़ियां यहाँ पर नजर आती है। जो जनरल प्लेसेस बने हुए थे, जो जनरल घर बनाए गए थे जनरल तौर पर, वो वृत्ताकार झोपड़ियां में बनाए गए थे, यानी राउंड बनाए गए थे। नैदानिक मृदभांड, नैदानिक प्रकार के यहाँ पर ग्रेवेड मृदभांड हमें यहाँ से मिलते हैं, बर्तन यहाँ से मिलते हैं, जो लाल तल पर काले रंग से डिजाइन किए करके बनाए जाते हैं, यानी रेड सरफेस पर जो डिजाइन है वो ब्लैक पेंट से किया गया था। ठीक है। जो फेडरल सिस्टम है, मृतकों की जो अस्थियां थी वो कलश यानी घर के अंदर ही दफन की जाती थी। एक बार कमेंट करके मुझे बताइए यहां तक चीजें समझ में आई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर। चलो, और यहां पर जो समाधान था, क्या था? मृतकों की अस्थि कलश में हमें क्या मिल गया? मृतकों की अस्थि कलश में मिली है, घर में। कहां पर? घर में ही, घरों में, फर्श के नीचे, फर्श के नीचे। जो दफनाने का डिजाइन था वो कैसा था? जो सिर है वो उत्तर में और पैर दक्षिण में। पैर किस में? दक्षिण में थे। ठीक है। कब्र में साथ में कुछ बर्तन एवं वस्तुएं भी रख दी जाती थी। पश्चिम भारत में, पश्चिम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में पूर्ण सावधान था। क्या था? पूर्ण सावधान प्रचलित था। लेकिन दक्षिण पूर्व में आंशिक समाधान था।
आंशिक समाधान था। और दक्षिण भारत में क्या था? पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान प्रचलित था। अधिकांश ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां 1200 बीसी के आसपास ही समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई। एकमात्र जोरवे संस्कृति है, एकमात्र जोरवे संस्कृति है जो सबसे लंबे समय तक रही, 700 बीसी तक हमें नजर आती है। यहां तक कितनी चीजें समझ में? चलो, Jorwe was the first exhibited site of this culture. The feeling of social inequality is visible here. Handmade unistyles with red-colored coated ware found. Gold ornaments are available only from Jorwe. Some objects and utensils were also kept in the grave. कब्र के अंदर some चीजें वहां पर रखी हुई थी। पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान प्रचलित थे, लेकिन दक्षिण पूर्व में आंशिक समाधान था। दक्षिण भारत में पूर्ण समाधान नजर आता है। अधिकांश ताम्र पाषाणी संस्कृतियां 1200 बीसी में ही विलुप्त हो गई थी, लेकिन एकमात्र जोरवे संस्कृति 700 बीसी तक जीवित रही थी। फुल इंडिपेंडेंस ये पूर्ण समाधान है भाई, ठीक है। पूर्ण समाधान यानी आदमी को पूर्ण रूप से समाधान करना उसका प्रचलित था वहां पर, लेकिन दक्षिण पूर्व में क्या था? आंशिक, यानी आंशिक तौर पर, यानी उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, यानी इसको पहले जला दिया गया और कुछ हिस्सा जो उसका जो जला नहीं है उसको घड़े में डालकर और दफना दिया गया। उसको आंशिक समाधान कहा जाता है, आंशिक तौर पर किया जाने वाला, ठीक है। मोस्टली चॉकोलेटिक कल्चर 1200 BC had become extended by 700 BC but the only जोरवे कल्चर lived। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है आपका दैमाबाद। दैमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, परवरा नदी के किनारे स्थित है। चारों ओर पत्थर की कच्ची दीवार की किलेबंदी के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चारों ओर कच्ची दीवार की किलेबंदी के साक्ष्य यहां से नजर आते हैं। उत्खनन, सॉरी, इसकी खोज 1958 टू 1959 बीपी वापोणदेकर, वापोणदेकर, ठीक है। गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। कौन सी नदी में? गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। चारों तरफ पत्थर की दीवारों की किलेबंदी के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। उत्खनन एमएन देश पांडे, एमएन देश पांडे कब किया था? 1958 टू 59, ठीक है, एमएन देश पांडे के द्वारा। फिर 1974 में 75 किसने किया? एसआर राव, एसआर राव पर यहां पर एग्जीबिशन किया गया था। खोज इसकी 1958 और 1958 टू 1959 बीपी बीपी वापोदरकर ने की थी। किसने? वापोदरकर ने की थी। इन्होंने खोज की थी, ठीक है। बड़े स्तर पर उत्खनन, बड़े स्तर पर एस ए सल्ली ने किया था, एस ए सल्ली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एस ए सल्ली के द्वारा किया गया था। दाइमाबाद द बिगेस्ट प्लेस ऑफ द जोरवे कल्चर, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर परवरा। किस पर? ये किसके किनारे? ये परवरा जो रिवर उसके बैंक पर है। देयर इज एविडेंस ऑफ द फोर्टिफिकेशन ऑफ द
रो स्टोन वॉल ऑन ऑल फोर साइड्स। इसके चारों तरफ हमें फोर्टिफिकेशन यानी फोर्ट मतलब किलेबंदी नजर आती है, रो पत्थर की दीवारों की, पत्थर की कच्ची दीवारों की। साक्ष्य हमें यहाँ पर एविडेंस क्या मिला है, शिशुओं में स्कर्वी रोग के साक्ष्य मिलते हैं। स्कर्वी रोग हड्डियों का रोग होता है ना, स्कर्वी रोग के साक्ष्य मिलते हैं। कांसे का रथ प्राप्त होता है, एक ऐसा घर मिला है जिसे मंदिर की संज्ञा दी गई है। कांसे का जो रथ है ना, यह रथ हमें प्राप्त होता है। और दो बैल जुते हुए हैं, दो बैल जुते हुए हैं, उसे एक नगन व्यक्ति मानवाकृति चला रही है। ठीक है, एक ऐसा घर मिला है जिसे मंदिर की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि ये वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है। कैसा है? अर्धवृत्ताकार। दाइमाबाद से क्या मिला है? अर्धवृत्ताकार हमें मंदिर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, कमेंट जल्दी से। दाइमाबाद, दाइमाबाद क्या है? जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, चारों तरफ से किलेबंदी की गई है। उत्खनन एम एन देश पांडे ने किया है 1974 के अंदर, 75 के अंदर एस आर राव ने किया था। बड़े स्तर पर उत्खनन एस एस चल्ले के द्वारा किया गया था। दो बैल प्राप्त हुए जो जुते हुए हैं और मानवाकृतियों ने चला रही है। ठीक है, देखिए, ये देखिए, ये मानवाकृति है जो इसको चला रही है। एक मिनट, नजर आ रही है चीजें? ये दाइमाबाद से प्राप्त सील इंस्क्रिप्शन हैं। ठीक है, देखिए, ये तांबे की मूर्ति है जिसमें दो बैल जुते हुए हैं और एक नगन व्यक्ति की आकृति क्या कर रही है, इसको चला रही है। इसी प्रकार पत्थर के लिंग यहाँ से प्राप्त हुए हैं और टोंटीदार बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? टोंटीदार बर्तन, टोंटीदार बर्तन प्राप्त हुए हैं, बर्तन प्राप्त हुए। तांबे का सांड प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तांबे का सांड। ये गैंडा है और हाथी, हाथी की मूर्तियां हमें यहां से प्राप्त हुई है। सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में कांस्य प्राप्ति के कारण इसे सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। ठीक है, सीमित मात्रा में कांस्य प्राप्ति के कारण, सीमित मात्रा में
काश्य प्राप्ति की कहानी से सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। समझ में आ गई चीजें? चलो आगे चलते। आगे जो प्लेस है वो है इनाम गांव। Evidence of scurvy disease is found from the infant's bronze chariot is overturned. A house has been found which has been given the noun of temple. सीमित मात्रा में काश्य प्राप्ति के कारण से सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। It's called the southernmost point of the Indus civilization due to the availability of bronze in limited quantities. आगे चलते हैं। इनाम गांव कौन सा स्थल है? इनाम गांव। इनाम गांव कहां पर है? पुणे में स्थित है। यहां से राजनीतिक संगठन के साक्ष्य दिखाई देते हैं। देखो इनाम गांव, खोज, इसके जो कार्य किया गया है उत्खनन का, खोज का, वो 3 व्यक्तियों के नेतृत्व में किया गया था। कितने व्यक्तियों के? 3 व्यक्तियों के नेतृत्व में हुआ था। एचडी सांकलिया, फिर एमके धवालीकर, जेड डी अंसारी। ठीक है कहां पर? पुणे में है। इनाम गांव पुणे में स्थित है। और यहां से क्या नजर आता है हमें? राजनीतिक संगठन के साक्ष्य दिखाई देते हैं। राजनीतिक संगठन के साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। ठीक है, द्विस्तरीय बस्तियां यहां से दिखाई देती है। किलेबंद बस्ती जो खाई से घिरी हुई थी। यहाँ पर कैसी बस्ती थी? यहाँ पर जो बस्ती थी वो किलेबंद थी। ठीक है, राजनीतिक संगठन का साक्ष्य में कैसे मिलता है? सरदार वाली व्यवस्था थी। यहाँ पर सरदार वाली व्यवस्था थी। यहाँ पर सरदार वाली व्यवस्था यहाँ पर नजर हमें आती है। ये पुणे महाराष्ट्र में है। इतनी चीजें समझ में आ गई। इनाम गांव located in Pune, evidence of political organization is visible from her. It is considered to be the largest settlement of the copper stone age. 2 tier settlements are visible. यहां से क्या मिलता है? गोलाकार गोलाकार घर वाले गड्ढे एवं भट्टी के साक्ष्य नजर आते हैं। गोलाकार भट्टी के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से क्या मिलता है? मुखिया का मकान एवं अन्नागार का साक्ष्य मिलता है। अन्नागार का साक्ष्य हमें दिखाई देता है। और यहां से क्या मिलता है? मातृ देवी की मृण मूर्ति हमें नजर आती है। मातृ देवी की मृण मूर्ति नजर आती है। तम्मर पाषाणिक लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तम्मर पाषाणिक लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की
पूजा करते थे। क्लियर है? यहाँ से इतनी चीजें समझ में आ गई। कुत्ते के मांस खाने मांस खाने के साक्ष्य हमें नजर आते हैं। कमेंट कीजिए एक ऐसा प्लेस पाषाण काल का जिसमें कुत्ते के मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। कमेंट कीजिए एक बार। ओके लवी, कमेंट कीजिए एक ऐसा प्लेस जहां से हमें मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ब्रुज होम, वेरी गुड परमदीप। ब्रुज होम जम्मू कश्मीर से मिलते हैं भाई। मानव के साथ उसके कुत्ते और भेड़िए दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। इसी की दिशा में गुफर कराल है जहां से हमें कुंभकारी के साक्ष्य मिलते हैं। अलंकृत हार्वेस्टर मिलता है। एक हार्वेस्टर हमें ब्रुज होम से भी मिलता है, लेकिन अलंकृत हार्वेस्टर हमें कहां से मिलता है? गुफर कराल से मिलता है। गुड, आगे चलते हैं। गोलाकार घर वाले गड्ढे एवं भट्टी के साक्ष्य मिलते हैं। मुखिया का मकान और अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। व्यसक व्यक्ति की कब्र मिलती है जिसमें उसे मृदभांड के साथ दफनाया गया था। एविडेंस इज ऑफ पिट एंड फर्नेस विद सर्कुलर हाउस इज फाउंड। देयर इज एविडेंस ऑफ द chief's house and granary. An idol of mother goddess is found. The grave of an adult man is found in which is the buried with poetries. आगे कौन सा स्थल आ जाता है? आगे आ जाता है नेवसा। नेवसा कहां पर रहता है आपका? महाराष्ट्र के अंदर आता है। महाराष्ट्र के अंदर नेवसा महाराष्ट्र के अंदर रहता है। और इससे पहले एक स्थल और पढ़ लेते हैं। इससे पहले एक स्थल पढ़ लीजिए, वाल्की। ये कहां पर है? ये पुणे में है। पुणे महाराष्ट्र में है। इनाम गांव की सैटेलाइट बस्ती से कहा जाता है। इनाम गांव की सैटेलाइट बस्ती कहा जाता है। कहा जाता है। हड्डी से बने फालों के साक्ष्य मिलते हैं। फालों के साक्ष्य मिलते हैं और बरमुख हड्डी के बने फालों के साक्ष्य मिलते हैं। और फालों का प्रयोग फालों एवं बीज डालने के लिए बर्मों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर क्या किया जाता था? बर्मों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। आगे चलते हैं। नेवसा महाराष्ट्र के अंदर है। पटसन एवं मोटे धागे के रेशम का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। पत्थर की कुल्हाड़ी बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। पक्की मिट्टी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमाएं मिलती है। इसकी खोज एम.एन. देशपांडे ने की थी। एम.एन. देशपांडे ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया था
HD सांकलिया ने किया था। HD सांकलिया जी ने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। नेवसा evidence of jute and cross thread silk is found. There is evidence of stone axe making idols of mother goddess and made of pure clay are obtained. आगे स्थल आ जाता है चंदोली। चंदेली तांबे की छेनियां एवं मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए। तांबे की छेनियां एवं मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए। नोट डालकर एक बात लिख लीजिए, तिथि क्रम में, तिथि क्रम के आधार पर भारत में ताम्रपाषाण, भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं प्राप्त होती हैं। कुछ प्राक हड़प्पा की हैं, कुछ परिपक्व हड़प्पा की, और कुछ उत्तर हड़प्पा की। कुछ उत्तर हड़प्पा की। तिथि क्रम के आधार पर भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हमें नजर आती हैं। यानी जो तिथि क्रम, अगर हम उनकी क्रोनोलॉजिकल उसके ऊपर देखें, क्रोनोलॉजिकल बेस देखें, तो बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हमें नजर आती हैं। जैसे कुछ प्राक हड़प्पा की हैं, कुछ परिपक्व हड़प्पा के, जिस टाइम हड़प्पा के अंदर पूरा नगरीकरण आ चुका था उसे परिपक्व हड़प्पा कहा जाता है। और उत्तर हड़प्पा जब नगरीकरण समाप्त होता जा रहा था। एक नगरीकरण स्टार्ट होगा, परिपक्व प्राक हड़प्पा आएगा, फिर नगरीकरण परिपक्व हड़प्पा के टाइम पे होगा जहां पर नगरीकरण पूर्ण रूप से हो चुका होगा, फिर नगरीकरण का धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। हमने पहले देखा था, पहले आदिमानव आया था, आदिमानव के बाद ग्रामीण, ग्रामीण के बाद अब शहरी आएगा, ठीक है। और इस ग्रामीण से जब शहरी जाएगा तो धीरे धीरे शुरुआत होगी। और उसी प्रकार जब इस शहरी से ग्रामीण की तरफ जाएगा तब भी धीरे धीरे शुरुआत होगी। एक प्रॉपर हमें यहाँ पर समय नजर आएगा। जैसे यहाँ पर बस्तियां नजर आएंगी, प्राक हड़प्पा उसको नाम दिया गया है, उत्तर हड़प्पा सॉरी परिपक्व हड़प्पा, जिस समय परिपक्व हड़प्पा यानी नगरीकरण अपने चरम उत्कर्ष पर होगा उसे हम परिपक्व हड़प्पा कहेंगे। यानी जब सिविलाइजेशन अपनी पीक पॉइंट पर होगा, जिस टाइम उसमें सिटीज का डेवलपमेंट हो पीक टाइम पर पहुंच चुका होगा, तो उसको परिपक्व हड़प्पा कहेंगे। जब जो सिटीज थी उनका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा तो उसको उत्तर हड़प्पा कहेंगे। यानी कोई समय जब बीत चुका है, बीतने जा रहा है। क्लियर है? अब कुछ अन्य संस्कृतियां हैं, उनको देख लो, कमेंट कीजिए। ये चीजें समझ में आ गई? कमेंट कीजिए। नाल संस्कृति, नाल संस्कृति अगर मैं बात करूं तो इसकी खोज 1925 में HD सांकलिया के द्वारा, सॉरी H हरग्रीव्स के द्वारा की गई थी। H हरग्रीव्स के द्वारा, हरग्रीव्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। यहाँ के लोगों के घर स्थानीय नदी से प्राप्त गोल पत्थर एवं पहाड़ियों से काटे गए विशाल शिलाखंडों से निर्मित थे। यानी यहाँ पर जो घर बनाए गए थे, यानी नदियों से जो पत्थर, गोल पत्थर आ रहे थे उनसे बनाए गए थे, और विशाल पत्थरों से निर्मित शिलाखंडों से भी इनका निर्माण किया गया था, पहाड़ों से काटकर।
ये है कहां पर, नाल संस्कृति थी कहां पर, तो ये थी आपकी कलाप। कलाप आपका पड़ता है पश्चिमी बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। यहाँ के लोग यहाँ से एक छोटी छोटी कटोरी, एक मिनट, यहाँ से एक छोटी कोठरी प्राप्त हुई है जिसके किनारों पर कच्ची ईंटों को जोड़कर बनाया गया था। जिसके किनारे किससे बनाए गए थे, कच्ची ईंटों से। देखो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, एक छोटी कोठरी प्राप्त हुई है, छोटी कोठरी प्राप्त हुई है, यानी एक छोटा कमरा, एक छोटा कक्ष प्राप्त हुआ है, रूम प्राप्त हुआ है, जिसके जो किनारे हैं वो कच्ची ईंटों को जोड़कर बनाया गया है। किससे बनाए गए हैं, कच्ची ईंटों को जोड़कर, कच्ची ईंटों को जोड़कर बनाया गया है। इसमें एक शिशु की समाधि मिली है। फेयर सर्विस क्या कहते हैं, फेयर सर्विस, फेयर कौन है, फेयर सर्विस, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जल संरक्षण के, जल संरक्षण एवं संग्रहण प्रणाली के अनुसरण के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। Nal culture. The house of the people were made of round stone obtained from the local river and huge rocks blocks cut from the hills. From here, a small cell on the edge of which was made by adding raw bricks. A child's tomb has been found in it. क्लियर है। उसके बाद आ जाती है कुली संस्कृति। कैसी संस्कृति, कुली संस्कृति। कुली संस्कृति, इसका नामकरण का श्रेय हमें ओरलस्टाइन को जाता है। कुली संस्कृति का नामकरण का श्रेय किसे जाता है, ओरलस्टाइन को जाता है। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कुली है, निदोवरी है, न्यायभूति है, एडिथसर है। क्या है, एडिथसर। साक्ष्य की बात करें तो काले पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। कुली जो होते हैं वो क्या उठाते हैं, वजन उठाते हैं, वजन के लिए में होता है, पत्थरों में होता है। तो काले पत्थर के मन के कहां से प्राप्त हुए हैं, कुली संस्कृति से प्राप्त हुई है। अनेक कमरों वाले प्रस्तर घरों के साक्ष्य मिलते हैं। अब कुली है, मजदूर है, तो किस में रहेगा, पत्थरों के घरों में रहते थे। ताम्र पाषाणिक यानी पाषाण, जो घर हैं वो पाषाण से बने हुए हैं, तांबे का प्रयोग कर रहे हैं। ये चीजें आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो साक्ष्य यहां से मिलते हैं। कुली कल्चर दी क्रिएटेड फॉर नेमिंग, क्रेडिट फॉर नेमिंग इट गोज टू ओरलस्टाइन। कहां पर है ये, दक्षिण बलूचिस्तान में, दक्षिण बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में है, ठीक है। एविडेंस ब्लैक स्टोन बेड्स हैव बीन फाउंड इन, देयर इज एविडेंस ऑफ प्रस्तर हाउस, यानी पत्थर के जो घर थे वहां पर मिले हैं, हैविंग मैनी रूम्स। आगे चले, आगे देखते हैं। आगे चलते हैं निदोबरी। निदोबरी बस्ती के बीच सीढ़ियों वाले घरों के साक्ष्य में दिखाई देते हैं। मातृदेवी की मृण मूर्ति एवं सिंधु सभ्यता की मुहर यहां से मिलती है। निदोवरी, evidence of house with stair is visible in the middle of the settlement. The dead idol of, ये डेड आइडल टेराकोटा, ठीक है, मृण मूर्ति टेराकोटा, गोडेस एंड द सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड। चौथी संस्कृति, चौथी संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो चौथी संस्कृति सिंधु सभ्यता से इसकी समानता की जाती है। सिंधु सभ्यता का ऊपरी स्तर इसे कहा जाता है। चौथी संस्कृति कहां पर थी, ये गग्गर या फिर हाकरा नदी के किनारे, बीकानेर, बीकानेर में थी। उत्खनन जो इसका किया था अमलानंद घोष के द्वारा, अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन किया था 1952 में, 1952 1953, ठीक है।
सिंधु सभ्यता का ऊपरी स्तर किसे सभ्यता सिंधु सभ्यता का ऊपरी स्तर इसे कहा जाता है। और इस बात का जो समर्थक है, समर्थक कौन है इस बात के? इस बात के समर्थक हैं डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल और ओलचिन। ओलचिन, ठीक है। सोफी कल्चर इट इज equated with the Indus civilization. This is called the upper level of the Indus civilization. सीसवाल संस्कृति हरियाणा में है। उसे सीसवाल और ताम्र पाषाणिक ग्राम था। ये क्या था? सीसवाल एक ताम्र पाषाणिक ग्राम था। सीसवाल सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो सीसवाल प्लस चौथी संस्कृति, सीसवाल प्लस चौथी संस्कृति, दोनों के अंदर क्या दिखाई देती है? समानता नजर आती है। क्या नजर आती है? समानता नजर आती है। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे सीसवाल चौथी संस्कृति से कहा जाता है। इसलिए इसे सीसवाल चौथी संस्कृति कहा जाता है। क्लियर है? सीसवाल कल्चर इज इन हरियाणा। सीसवाल वाज कोपर स्टोन विलेज। आगे चलें, आगे देखते हैं। अब ताम्रपाषाण काल की विशेषताएं देखिए, कैसी कैसी विशेषताएं थी। यहाँ पर जो मृदभांड थे वो चित्रित मृदभांड का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। लेखन कला से अभिज्ञ थे, यानी लेखन कला का इनको ज्ञान नहीं था। पक्की ईंटों का प्रयोग से ये अपरिचित थे। वस्त्र तांबे के औजार मृण मूर्ति बनाने में निपुण थे। लोहे के औजारों का इनको अभाव था। लोहे के औजारों का अभाव था। तो अभाव में कृषि क्या थी? विकसित नहीं थी। कृषि अधिक विकसित नहीं हो पाई। भोजन एवं पोषण की कमी थी। भोजन एवं, आगे लिखा है क्या? भोजन एवं पोषण की कमी थी। और बाल मृत्यु दर अधिक थी। बाल मृत्यु दर अधिक थी, ठीक है। और इन बस्तियों का लुप्त होने का कारण था वर्षा की कमी। किसका? वर्षा की कमी। द रीजन फॉर द disappearance of these settlements is believed to be the lack of rainfall. वर्षा की कमी होना, यानी पानी की कमी होना इसमें था। प्राक हड़प्पा संस्कृति, प्राक हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन से स्थल आते हैं? एक स्थल आता है राजस्थान के अंदर है, कालीबंगा। फिर आ जाता है हरियाणा का एक स्थल है, बनावली। बनावली। फिर सिंध के अंदर एक स्थान है, सिंध, कोट दीजी। कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी। स्पष्ट रूप से तीनों में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी। क्या थी? स्पष्ट रूप से तीनों में ताम्र पाषाणिक संस्कृति। स्पष्टतः ताम्र पाषाणिक संस्कृति यहां पर मौजूद थी। बाद में हड़प्पा संस्कृति आई। बाद में हड़प्पा संस्कृति यहां पर नजर आई, ठीक है। यहां से क्या प्राप्त हुए? BRW, BR, ब्लैक रेड वियर, यानी लाल काले, काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए। जबकि हड़प्पा में OCP स्टार्ट थे। OCP गेरवे मृदभांड, ठीक है, गेरवे मृदभांड प्रचलित थे। यहां तक की चीजें समझ में आ गई?
तो कल जो हमारी क्लास होगी वो भी विभिन्न प्रकार के मृद भांडों को लेकर होगी। क्या होगी? विभिन्न प्रकार के मृद भांडों को लेकर हमारी क्लास होगी। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कमेंट मुझे कर दीजिए और फिर क्लास को एंड करेंगे और आपकी भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है ना? लगभग थोड़ा ही समय बच चुका है आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने में। तो कमेंट कर दीजिए क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू परमदीप बहन। और एक कमेंट सभी किया करो, कुछ ही बच्चे कमेंट करते हैं। सिप्रा टेस्ट आपका जो संडे है वो टेस्ट टेस्ट का दिन है, उस दिन टेस्ट होता है। आप ग्रुप में हो या नहीं हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप है फिल फॉर्म का, उसके अंदर आप ऐड हो जाओ, ठीक है? ये नंबर है 8209837844। अंजू दक्ष, थैंक यू अंजू दक्ष मैन। ठीक है, तो आपको वहां पर टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। डे हर संडे टेस्ट होते हैं, 2 संडे हो चुके हैं टेस्ट होते हुए। थैंक यू लवली बहन, लवली भाई। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।